हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वह स्कूल शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या डीएसएसबी, यूजीसी, एनटीए, नेट की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग स्टेट्स की, या आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर की परीक्षाएं हों, इन सब में इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे यूपीएचसीएससी हो गया या यूपीपीएससी से संबंधित है, या किसी भी स्टेट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित टीचर्स की वैकेंसी में जा रहे हैं, तो वहाँ के इंटरव्यू बोर्ड द्वारा भी इस विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने के लिए विश्लेषण के साथ साथ ट्रिक्स की आवश्यकता है। तो इसी चीज़ को हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये भाषा विज्ञान की ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं। ध्वनि विज्ञान को हम स्वनिम भी कहते हैं। बचपन में आप सब ने पढ़ा होगा कि जो ध्वनि है ये दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो कि स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है और इसकी कुल संख्या 11 है। मुख्यतः 11 स्वर हैं और कई किताबों में अलग अलग ढंग से इनकी संख्या दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से 11 ही हैं। इसको आप याद कर सकते हैं। और ये इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब किसी के सहयोग के बिना होता है। और व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, तो व्यंजन की कुल संख्या 33 है और स्वर 11 है। जो जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो व्यंजन के अंतर्गत ही आएगा। तो व्यंजन को हम देखते हैं दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान यानी कि जितने भी ध्वनि है या वर्ण है उनका कोई न कोई उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, होष्ठ हो गया। ये 5 वर्ग हैं और इनके अलग अलग उच्चारण स्थान हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं कि कचोटता प्यार, क च ट त प। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसका उच्चारण कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत, प का ओष्ठ। और जो इस वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं उनका भी वही उच्चारण स्थान है। और प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आभ्यंतर, मतलब जब ध्वनि का उच्चारण होता है वाक इंद्रियों द्वारा, जो हमारा मुख विवर है या फिर स्वर तंत्रिकाएं हैं, इनके माध्यम से जब वर्ण का उच्चारण होता है तो उसके पहले की जो क्रिया है वह आभ्यंतर कहलाती है। इसके अंतर्गत स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ऊष्म को संघर्षी भी कहा जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर एक अंतस्थ का ही भाग है। पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित, ये आपके अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जिसका कि हमें अध्ययन करना है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण है। बाह्य प्रयत्न जब ध्वनि का उच्चारण वाक इंद्रियों द्वारा होता है तो उसकी जो अंत की क्रिया होती है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। थोड़ा सा हम समझेंगे क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न को भी, क्योंकि जब हम अघोष, सघोष या अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में समझेंगे तो कुछ कुछ वर्ण इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका भी इसमें अध्ययन होता है। ठीक है, तो स्पर्श, मतलब स्पर्श को कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं जिनकी संख्या 25 है वो स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ में 4 मुख्य रूप से 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म में स आते हैं और ह। अर्धस्वर
जैसा कि मैंने बताया कि ये अंतस्थ का एक भाग है य व पार्ट, ये ल और लुंठित में र आता है। जब हम र बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपके उच्चारण में थोड़ा सा कंपन होती है र, ठीक है। तो खैर हम बाह्य प्रयत्न पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो टॉपिक है आज का वो क्या है और उसको कैसे परीक्षा में हम तैयार करके जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो घोष, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये 4 हैं, इन्हीं पर बातचीत करेंगे। घोष, घोष का अर्थ होता है नाद या झंकार या कंपन। जब भी हम अपने स्वर तंत्र से कोई चीज़ बोलते हैं, अक्सर हम जब भी कोई वर्ड या ध्वनि बोलते हैं तो जानबूझकर नहीं बोलते हैं कि हम सघोष बोल रहे हैं कि अघोष बोल रहे हैं कि अल्पप्राण बोल रहे हैं कि महाप्राण बोल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम अपना उच्चारण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, हम निरंतर सांस लेते रहते हैं। कब पता चलता है? जैसे हम कहीं से दौड़ कर आते हैं और रुकते हैं तो सांस तेज़ी से चलती है तो पता चलता है कि सांस चल रही है। या फिर कभी चिंतन में हैं, कुछ सोच रहे हैं और लंबी सांस लेते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा सांस चल रही है। यहाँ तक कि हम सोते वक्त भी सांस लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि सांस चल रही है। उसी तरह से हम कोई भी वर्ण या ध्वनि बोलते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, बोल देते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल आते हैं कि अघोष क्या है, सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, तमाम तरीके के सवाल आते हैं। तो हम घोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण पर ही बातचीत कर रहे हैं। शब्द के अर्थ, शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। घोष जैसा कि मैंने बताया, नाद, झंकार या कंपन। जब नाद या कंपन स्वर तंत्र के माध्यम से होता है तो वह सघोष होता है, ठीक है। तो ये प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। जहाँ पर जो मैंने ये वर्ग बताया था क, च, ट, त, प, उसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो सघोष है। इसको जब हम बोलते हैं तो ये इसमें भारीपन रहता है, ठीक। अघोष, इसके भी शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ है कि जब स्वर तंत्र में कोई कंपन नहीं होता है। सघोष में कंपन होता है लेकिन अघोष में कंपन नहीं होता है। यह केवल श्वास के माध्यम से ही चलता है, ठीक है। इसका कौन कौन से वर्ण हैं? पहला और दूसरा। तो इसे हम 12 करके अपने दिमाग में रखते हैं कि जो 12 मतलब पहला और दूसरा वर्ण है वो अघोष है। 345 मतलब कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वो सघोष है। इस तरह से ये हमारा क्लियर हो जाता है। अल्पप्राण, इस शब्द के में इसका अर्थ छिपा हुआ है। प्राण मतलब होता है वायु, हवा। अल्प माने कम। जब हम कोई उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर से कम वायु निकले तो वो अल्पप्राण होगा। इसी का जस्ट जो उल्टा है वो है महाप्राण। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो अधिक वायु निकले तो वो महाप्राण होगा। जैसा कि मैंने बताया कि हम बोलते समय ये नहीं ध्यान देते हैं और शब्द को या वर्ण को हम बोल देते हैं, लेकिन परीक्षा में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या है? अल्पप्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम अघोष को याद कर लें और महाप्राण को याद कर लें तो अपने आप हमारा सघोष और अल्पप्राण ये दोनों तैयार हो जाएगा। अगर इसको एक हम चार्ट के हिसाब से देखें तो चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वर्णों के अलावा कुछ और भी चीज़ें आती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया अघोष ये 12 है, आप याद रखेंगे 12 अघोष है और 24 महाप्राण है। तो बाकी दोनों अपने आप क्लियर हो जाएंगे।
अब कैसे हैं, क और ख पहला और दूसरा वर्ण, इसी तरीके से च और छ पहला और दूसरा, ट ठ ट थ प फ। क्लियर हो गया। उसी तरीके से स घोष को हम याद रखेंगे 345, मतलब कि तीसरा और चौथा और पांचवा। ग घ अंग, इसी तरीके से च वर्ग का, इसी तरह से ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, सब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, जो स घोष है। अघोष में इन वर्णों के अलावा ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, जिसमें कि श तालव्य, श मूर्धन्य और स दंत्य। 3 तरह के स हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, तो ये भी अघोष के अंतर्गत आते हैं। स घोष में अंतस्थ य र ल व ये आता है। उसमें एक ह जो आता है, ह ये स घोष है। कई बार सवाल पूछ देता है कि ह स घोष है कि अ घोष, तो आपका उत्तर होगा कि ये स घोष है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्ष त्र ज्ञ और स्र, ये 3 4 5 4 वर्ण आते हैं, तो ये भी स घोष में है। और जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर, जितने भी हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं 11, ये सभी के सभी क्या हैं, ये स घोष है। ठीक है, ये सभी के सभी स घोष हैं। इसलिए स्वर को लेकर तो कोई कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी पूछे कि स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अ घोष कि स घोष, तो आपका उत्तर होगा स घोष। ठीक है। इसके अलावा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण को हम अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, जिसका उच्चारण जो 5वां वर्ण है, ये भी स घोष के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इसमें बताया भी गया है। तो अनुनासिक भी पूछ देगा कि ये स घोष है कि अ घोष है, तो आपका उत्तर होगा स घोष। अब हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है 135, तो क ग ng, इसी तरीके से हर वर्ग का है, तो आप याद कर सकते हैं। और महाप्राण जो है दूसरा और चौथा, यानी कि 24, दूसरा सब। अल्प प्राण में आपका अंतस्थ आता है, य र ल व, और पंचम वर्ण ये है, ये आता है। अनुनासिक भी इसे कहते हैं। और महाप्राण में ऊष्म। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप सिर्फ 2 ही को याद रखिए, अघोष मतलब 12 और महाप्राण 24। ये दोनों अगर याद रहें तो आप परीक्षा में कभी गलती नहीं कर सकते हैं। ये दोनों याद रहेंगे तो अपने आप सघोष भी याद हो जाएगा और अल्प प्राण भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा के पहले थोड़ा सा अभ्यास करके और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जाएंगे तो इन चारों से अगर किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप निश्चित तौर पर सही कर आएंगे। तो आज इस टॉपिक में यही समझाने का प्रयास था कि जब भी परीक्षाओं में अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण से संबंधित सवाल आए तो आप एकदम से सही कर आएँ। थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। कई बार हम जब इस टॉपिक पर बातचीत करते हैं और क ख ग घ इन सबको याद करने की बात करते हैं तो हमारे एमए के बच्चे कहते हैं कि सर अभी भी हमें क ख ग घ याद करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहता हूँ कि बचपन में हम इन सारी चीज़ों को रटते थे, याद करते थे, लेकिन अब समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये वर्ण या ध्वनि बना हुआ है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है, ये किस वर्ग में आता है। तो अब समझने की ज़रूरत है। बचपन में हम चीज़ों को याद कर लेते थे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किन नए टॉपिक्स पे या किन टॉपिक्स पे और वीडियो बनाया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।